कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक अगला वीडियो लेके हम फिर से हाजिर हैं। अभी तक हमने इसमें पिछला जो वीडियो था उसमें गुप्त काल की संस्कृति का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल में शासकों के बारे में पढ़ने के बाद और फिर गुप्त कालीन संस्कृति का अध्ययन करने के बाद अगला जो टॉपिक है 10वीं क्लास में वो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। चलिए इसको पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसमें। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो इस वंश की जो स्थापना थी वो गुप्त काल के बाद 6ठी सदी में, 6ठी शताब्दी ईस्वी में या 6ठी सदी कह लीजिए, दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति जो था वो शिव का उपासक था और यहीं से इस वंश का प्रारंभ होता है। ध्यान दें, वर्धन वंश की जो नींव थी वो दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति ने की थी और वह शिव का उपासक था। इस वंश में 3 प्रमुख राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो काल था वो काफी इस वर्धन वंश के लिए स्वर्णिम काल था। तो हम जानते हैं इनके बारे में। पहले बात करते हैं प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का राजा था जहां पुष्यभूति ने नींव रखी थी दिल्ली के निकट, जो पुष्यभूति वंश का था और 6ठी शताब्दी के अंत में राज्य करता था। प्रभाकर वर्धन की माता, ध्यान दें यहाँ, प्रभाकर वर्धन की माता गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्त नामक स्त्री थी। तो ये वर्धन वंश का जो संबंध है वो कहीं न कहीं गुप्त वंश से भी था, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की जो मां थी महासेन गुप्त, वो गुप्त वंश से थी। तो प्रभाकर वर्धन ने अपने पड़ोसी राज्यों मालव, उत्तर पश्चिमी पंजाब, हूणों और गुर्जरों के साथ युद्ध करके काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आगे बढ़े तो प्रभाकर वर्धन का शासन कोई विशेष नहीं रहा है। वैसे तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। बड़ा पुत्र। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा बेटा था वो राजगद्दी पर बैठता है मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन की। राज्यवर्धन को युद्धों में से उलझना पड़ा था शुरुआत से ही, और बंगाल का जो गौड़ शासक था शशांक, उसने राज्यवर्धन को 606 ईस्वी में मार दिया था। तो मैंने यहाँ आपको समझाया कि प्रभाकर वर्धन जो था उसके 3 संतान थी, 2 बेटे 1 बेटी। राज्यवर्धन बड़ा, उससे छोटा हर्षवर्धन, और तीसरे नंबर की बहन जो बेटी थी राजश्री। तो शुरू में राज्यवर्धन इसकी गद्दी पे बैठता है थानेश्वर की, लेकिन बंगाल के जो गौड़ शासक था शशांक, उसने राज्यवर्धन को मार दिया 606 ईस्वी में। राज्यवर्धन के बाद जाहिर सी बात है हर्षवर्धन शासन संभालेगा। छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बनता है और 647 ईस्वी तक उसका लगभग 40 वर्ष तक उसका शासन रहता है। हर्षवर्धन निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का अंत हो गया। तो हम सम्राट हर्षवर्धन की बात करें, शासनकाल की बात करें, तो उसमें देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठता है, तो राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। कारण ये था क्योंकि उसका बड़ा भाई जो राज्यवर्धन था हर्षवर्धन का, वो गौड़ शासक जो शशांक था उससे युद्ध करता हुआ मारा गया था, और युद्ध में हार हुई थी थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की।
तो बड़ी अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति थी हर्षवर्धन के लिए, क्योंकि उसको बंगाल के गौड़ शासक से निपटना था। उसकी छोटी बहन राजश्री भी गौड़ शासक के डर के कारण, शशांक के डर के कारण वहाँ थानेश्वर को छोड़ के भाग गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके हर्षवर्धन ने, कहते हैं कि वो अंतिम समय में अपनी उसको आत्महत्या कर रही थी, तो उस समय हर्षवर्धन वहाँ पहुँचता है और राजश्री को वापस लेके आता है। तो उसको तो बचा लिया था, लेकिन स्थिति संकटपूर्ण थी, क्योंकि बंगाल शासक से निपटना था, उधर से उसकी बहन भी घर छोड़ के चली गई थी डर के कारण। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। इसके साथ साथ दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 634 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट के पीछे खदेड़ दिया। यहाँ मुकाबला होना था शशांक से, हो गया चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से, तो उसने नर्मदा नदी को पार नहीं करने दिया हर्षवर्धन की सेना को। और कामरूप के साथ जो साझा सेना थी, उन दोनों को नर्मदा नदी के आगे पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं बढ़ने दिया। अब बात करें हर्ष के साम्राज्य की, तो ये नक्शा अपन देख रहे हैं, बीच में गहरा ब्राउन कलर जो है, ये हर्ष का साम्राज्य था। इसमें अपन पढ़ें तो उत्तर की जो सीमाएं थी वो हिमाच्छादित पर्वत यानी लगभग कश्मीर तक पहुंच चुकी थी। दक्षिण में नर्मदा नदी, जहाँ मैं बता रहा हूँ पुलकेशिन द्वितीय ने आगे नहीं बढ़ने दिया, तो ये मध्य प्रदेश का एरिया और यहाँ तक आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से तक पहुँच गया था। पूर्व में गंजाम म्यांमार तक पहुँच चुकी थी हर्षवर्धन की सीमाएँ, और पश्चिम में वल्लभी यानी वर्तमान गुजरात, और ये एरिया जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, तो यहाँ तक हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा है। आगे देखते हैं तो कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, थानेश्वर कन्नौज। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। वह शिव और सूर्य का उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, उसके कारण उसका बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव हो जाता है, और वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। इसी के काल में, हर्षवर्धन के काल में, एक चीनी यात्री जो एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, हेनसांग इसके काल में आता है और छठे महोत्सव में भाग लेता है गंगा और यमुना के संगम पे। तो ये हेनसांग कौन था, इसके बारे में चर्चा करें तो हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक शियुकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। यानी वो भारत में रहा 15 वर्षों तक, चीनी बौद्ध भिक्षु था, उसकी पुस्तक का नाम शियुकी था, और उस समय हर्षकालीन जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था थी, उसका वर्णन वो हेनसांग अपनी पुस्तक में करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।